नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक खबर मिली है कि ये हमारे जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो एनडीटीवी एक न्यूज चैनल है, उसको साक्षात्कार इंटरव्यू देते समय तो इंटरव्यू या साक्षात्कार लेने वाला एनडीटीवी का पत्रकार था श्रीनिवासन जैन। तो श्रीनिवासन जैन ने उनसे सवाल किया कि ये खबर मिली है कि आपने तारीख 11 मार्च का लंदन का टिकट कटवा लिया है। आप चाहें तो मैं उसकी छाया प्रति या फोटो कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूं। इस सवाल पर वो सीधा साधा जवाब देने के बजाय सीधा साधा की बात इसलिए कही जा रही है कि यदि ऐसी बात न रही होती, मतलब यदि उन्होंने लंदन का टिकट 11 मार्च का नहीं कटवाया होता तो वो कहते भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से आप इसकी जांच करवा लें, यह बात बिल्कुल निराधार है, झूठी है। ये कहने के बजाय श्री अखिलेश यादव ये माने काफी भड़क गए, तो वो कह रहे हैं और उसी भड़के हुए अंदाज में कह रहे हैं कि वो क्या लंदन जाएगा जिसका न कोई लड़का है, न कोई जिसका न कोई लड़का है, न कोई परिवार है, न कोई बीवी है, और जो लंदन जाने लायक ही नहीं है तो वो लंदन क्या जाएगा। मतलब घुमा फिरा करके उन्होंने इसकी स्वीकारोक्ति की है कि 11 को वो जो है लंदन भाग जाएंगे। हालांकि यदि सजग पत्रकार होता तो पूछता, तो ये भी सवाल करता कि क्यों मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेनी है क्या, क्यों कार्यकर्ताओं के साथ, माने मतलब कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जीत का जश्न नहीं मनाना है क्या। तो वो चूंकि एनडीटीवी का है, एनडीटीवी का चरित्र तो हमारा देश जानता ही है, तो बस इतना ही सवाल करके वो रुक गया कि तारीख 11 मार्च का आपका लंदन का टिकट है, आपको क्या कहना है। अपनी भारतीय अवाम के दृष्टिकोण से इसको देखे जाने की आवश्यकता है। ये नतीजे के पहले ही अखिलेश यादव महोदय ने हथियार डाल दिया, अपनी हार मान ली।
और कौन अखिलेश यादव, जो 4 से 3 में से 4 से सीटें जीतने का वो दम भर रहे थे, और शायद 3 चरणों में 172 सीटों में से वो 170 सीटें जीतने का दम भर रहे थे। देखिए, ये हथियार डालने का तो जो है, लेकिन कितना झूठ बोलते हैं, और ये झूठ बोलने वाले हमारे प्रदेश के लिए कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा हमारे भारतीय भाई बहन बहुत आसानी से इसका अंदाज कर सकते हैं। तो हम या भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से बस यही कहेगा कि जिस तरह से आपने नोटा का इस्तेमाल किया है, उससे डर करके ये अखिलेश महोदय लंदन भाग रहे हैं, और एक जो है वो राहुल गांधी तो भागता ही रहता है, और ऐसा नोटा का ऐसा बटन दबाइए कि ये लंदन भाग करके वो लंदन में ही निवास करें परमानेंटली, और वो राहुल गांधी भी इस देश से भाग करके परमानेंटली वो बाहर या इटली या कहीं और ही वो रह जाए, और फिर भारत में लौटने की उसकी हिम्मत ना हो। अब रह गए योगी महोदय। तो हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, नोटा का इस तरह इस्तेमाल करें कि ये योगी बाबा भी उसी तरह से अपना डेरा डंपा उठा करके वो ऋषिकेश में जाकर के वो भजन वजन करें, और इस तरह के क्षेत्र को छोड़ें वो। तो यह हमारे जो मतदातागण, जो हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, उनके द्वारा नोटा का इस्तेमाल का ये कमाल है कि लोग पहले ही जो है वो मैदान छोड़ करके अपनी हार मानते हुए अब जो है अब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक चरण, जो चौथा चरण जो है आज है, तो अपने उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से विशेष अर्ज है कि आप सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के भारतीय माहौल का इस्तेमाल करते हुए नोटा का बटन दबाइए, और इस तरह से दबाइए कि ये योगी बाबा भी इस राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ करके जाकर के ऋषिकेश या अन्य पहाड़ों पर भजन कीर्तन करें, और इस क्षेत्र को छोड़ दें। और अब इससे आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें वो बतानी जरूरी है। अब हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारी ये बता रहे थे कि कुछ ऐसे व्हाट्सएप पर वीडियो देखे गए हैं कि हमारी एक महिला भारतीय बहन ये कहते हुए मैं देखी गई कि हमारे देश में जो जल जंगल पाताल और अपनी ये धरती यानी जो भारत माता है, इस सब की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हमारी आवाम जो है नोटा का इस्तेमाल करे। बात सही है। वो जो हमारी माता जो माता जी या हमारे जो भारतीय बहन जो कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो देश के लुटेरे हैं, उन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, न जंगल छोड़ा है, न पाताल छोड़ा है, न आकाश छोड़ा है। कोई चाहिए लूटने से, इनसे मुक्ति चाहिए। इनको वोट देने का मतलब है
देखिए, इसमें भारतीय जनता दल उतरने वाला भी था। जैसा कि दो तीन एपिसोडों के माध्यम से ये बताया गया था कि कम से कम उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके इस चुनाव में उतरने वाला था। लेकिन जिस ढंग से ये चुनाव आयोग से ये चुनाव थोपा और भी लोगों की जान लेने वाला, तो एक सैद्धांतिक सवाल खड़ा हुआ भारतीय अवाम ताकत दल के सामने कि जिस अवाम की खातिर ये सारा तामझाम है और भारतीय अवाम ताकत दल बराबर जो है उनकी हिफाजत की और उनके कैसे महफूज रहें, कैसे वो सम्मानित रहें, कैसे वो तकलीफों से दूर रहें। तो ऐसा चुनाव जो कि उनकी जान लेने वाला हो, उसमें भला भारतीय जनता ताकत दल कैसे शरीक हो सकता है। अलबत्ता जो ये राजनीतिक दल है या जो समाज की जो विघटनकारी ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं और हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर सत्ता हथियाने की होड़ में सक्रिय हैं, उनको बेनकाब करना अपना फर्ज समझा। साथ में चुनाव आयोग को भी वो आईना दिखाना जरूरी था कि जो कि पिछले विधानसभा चुनाव 2021 वाला, जो कि इसी जनवरी फरवरी में हुआ था, 4 राज्यों का, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये 5 का हुआ था। तो उस खास करके पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमारे हजारों भारतीय भाई बहनों की जानें गई। उस त्रासदी से यह चुनाव आयोग कुछ सीखता हुआ, कुछ उससे सीख ले, ऐसा दिखा नहीं चुनाव आयोग। और पता नहीं किस बददिमागी के दबाव में फिर जो है लोगों की जान लेने वाला चुनाव थोपा है। आश्चर्य तो तब हुआ कि जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय उन राज्यों की पॉजिटिविटी रेट पढ़ रहे थे। शायद उनको मालूम नहीं है कि ये जो कोरोना का या कोविड-19 का जो ये 3rd वेरिएंट ओमिक्रॉन है, इसके इन्फेक्शन का, इसकी पॉजिटिविटी रेट जो है इसके पिछले वाले वेरिएंट से कई गुना ज़्यादा है। अब जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो आएगा कि इस कोरोना के कारण और इस चुनाव के कारण इतने लोगों की जाने गई। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने तो यहाँ तक इनके खिलाफ धमकी दिया कि क्यों ना, और इस तरह से चुनाव जो करवाया और लोगों की जाने गई, तो क्यों ना चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। इन सब से यानी इन सब गंभीर बातों को चुनाव आयोग ने बिल्कुल वो दरकिनार कर दिया। चुनाव लागू करने के पहले माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी वो सलाह दी थी कि चुनाव को टालिए। उसने रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था इनको भी और प्रधानमंत्री को, इसको टालिए। और यहाँ तक और माने संक्षेप में उस माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी निवेदन किया था कि जान है तो जहान है। तब भी पता नहीं कौन सी यानी दुर्बुद्धि के दबाव में ये चुनाव आयोग ने जो है जानलेवा चुनाव थोपा है। इसलिए भारतीय जनता ताकत दल अपना फर्ज समझा दो बातों के लिए। एक तो इसमें भाग न लेना, और दूसरा चुनाव कैसे ये रोका जाए
इसके लिए भी प्रयास करना। और इसी सिलसिले में भारतीय वाम ताकत दल ने हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, हमारे देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन्ना को भी चिट्ठी लिखी, और जहां तक हो सका वो प्रयास कर रहा तभी से। इस संबंध में ये भी सुनने को आया कि किसी ने पूछा ये मोदी महोदय से, जो हमारे आपके प्रधानमंत्री हैं, कि जो आप जान रहे हैं कि पिछली साल जो है इसी कोरोना के कारण हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई है, तो फिर दोबारा इस तरह का चुनाव, इस तरह के चुनाव क्यों करवा रहे हैं। तो मोदी महोदय ने क्या बात बनाई, मतलब ये सुना गया, हम नहीं कहते कि ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है या नहीं है, लेकिन ये सुना गया कि मोदी महोदय ये कह रहे थे कि यदि हम चुनाव नहीं करवाते तो विपक्ष के लोग काफी हो हल्ला करते और मेरा बाल नोच लेते। तो ये कोई भी जो देश हित की बात होती है उसको न करने के लिए ये मोदी जी का एक पेट जुमला है कि लोग इनका बाल नोच लेंगे, और हर देश विरोधी यानी काम करने के लिए इनके रास्ते खुले रहते हैं। और जो देश के लिए जरूरी है, आवश्यक है, जो करना चाहिए, उसके लिए ये हमेशा इसी तरह का तर्क गढ़ते हैं कि लोग इनका बाल नोच लेंगे। तो खैर जो भी हो, वो भी मानते थे कि इस तरह का जानलेवा चुनाव हमारे इन प्रदेशों पर नहीं थोपा जाना चाहिए था। इतना जो है वो प्रधानमंत्री जी भी मानते थे। और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार की अवधारणा चुनाव आयोग के पास भी रही होगी, लेकिन पता नहीं किस दबाव में और किस दुर्बुद्धि के दबाव में उसने ये फैसला लिया। तो उसी कारण जो है भारतीय जनता दल जो है न इसमें भाग लिया, और चुनाव वो रुकवाने के लिए तभी से हर संभव ये प्रयास भी कर रहा है। उसने चिट्ठी भी लिखी भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी, और चुनाव आयोग से भी निवेदन करता रहा। और जब ये नहीं माने हैं तो अब ये भारतीय जनता दल अपनी आदरणीय भारतीय अवाम खास करके जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, गोवा के और मणिपुर के, कि नोटा के द्वारा ये ऐसा संदेश दिया जाए जो कि ऐसा वो संदेश दिया जाए ताकि इन राजनीतिक दलों की जो हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर जो सत्ता हथियाने की जो आदत है, वो आदत या वो हिम्मत, वो जरूरत छूट जाए, और चुनाव आयोग को भी एक माकूल पैगाम मिले। तो अब वही नोटा के इस्तेमाल का असर दिखने लगा है पहले से ही, यानी नतीजों के आने के पहले ही कि अखिलेश महोदय जो है मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, राहुल जो है वो पहले ही भाग जाएगा, और बाकी बच रहे हमारे योगी बाबा या योगी महोदय, उनको भी संदेश मिल ही जाएगा बाद में मैदान छोड़ने के लिए। तो जनता की इच्छा सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है, और जनता की इच्छा को नकारना, अब हो सकता है कि भाई अब ईवीएम मशीन पर हम शक नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए नोटा के लिए तिकड़म करें तो वो देखा जाएगा। बाद में जो परिस्थितियां पैदा होंगी उसके अनुसार जो है ये चुनाव आयोग भी जवाबदेह होगा कि इतना नोटा के लिए जो मत पड़ा, वोट पड़े, वो कहाँ गए। इस तरह के सवाल जब खड़े होंगे तो वो भी सवालों के घेरे में आएगा। तो इस तरह की बातें जो है वो नोटा के इस्तेमाल से पैदा हो रही हैं।
अब चूंकि नोटा के इस्तेमाल से इस तरह के नतीजे इस तरह के नतीजों की आशा जताई जा रही है, तो हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, उत्तर प्रदेश के जो कि यानी 4 चरण, जो कि 1 चरण तो आज ही है, वो इसका इस्तेमाल करें और बहुत सुखद नतीजे आएंगे। इसके संकेत जो है वो मिलने शुरू हो गए। तो आप सभी लोग जो है भारतीयता के आधार पर, भारतीयता के आधार पर, मतलब कि हम सिर्फ भारतीय हैं, सभी लोग भारतीय हैं, और हमें आप में या किसी में भी कोई फर्क नहीं है। ये मान करके नोटा का इस्तेमाल करिए और अच्छे नतीजों का इंतजार करिए। ये कुछ पदाधिकारी या नेता या कार्यकर्ता कुछ पार्टियों के, और खास करके जो छोटी पार्टियों के नेता पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो है, वो भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से ये कह रहे थे कि यूट्यूब वाले सर जो वो संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अब देखिए, ये पार्टियां खुलेआम सरेआम संविधान की भावनाओं का अनादर कर रही हैं, या दूसरे या जो अन्य शब्दों में कि उनकी धज्जियां उड़ा रही हैं। हर वक्त हिंदू मुस्लिम करने वाली, हर वक्त जो है उपजातियों की बात करने वाली, राजभर की बात करने वाली, निषाद की बात करने वाली, कुर्मी की बात करने वाली और करने वाली पार्टियां दूसरे को कह रहे हैं कि वो संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अरे उस संविधान ने तो बस यही कहा कि हम भारत के लोग हैं भाई, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम भी नहीं हैं, हम ईसाई भी नहीं हैं, और हम सिख इत्यादि भी नहीं हैं। हम ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण, यादव या अन्य या वैश्य या जो व्यापारी वर्ग में तमाम उपाधियां हैं उसके अनुसार भी नहीं हैं। और जो भाषाओं के आधार पर जो ये एक पहचान का इस्तेमाल होता है कि वो उड़िया है, ये उड़िया हैं और ये बंगाली है इत्यादि, वो बिल्कुल नहीं है। ये बार बार बताया जा रहा है। ये संविधान का आदेश है कि हम भारतीय हैं, उसी के आधार पर एकता बनाने की जरूरत है। देखिए, जो देश आगे बढ़े हैं, विकसित हुए हैं और उनके यहाँ अच्छे व्यवस्थाएं हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि वहाँ के नागरिक अपने को मानते भी हैं और वैसा व्यवहार भी करते हैं कि वो, जैसे जापान है तो जापान के लोग अपने को जापानीज या जापानी ही मानेंगे। उसी प्रकार हमारे देश के लोगों को चूंकि वो भारतीय हैं, सिर्फ भारतीय माने। ये पार्टियां, हम कई जो है हमारे जो गरीब किस्म के तबके के हमारे भारतीय भाई बहनों, उनसे मैं जब पूछा तो वो इस अवधारणा से अवगत ही नहीं थे कि हम भारतीय हैं, और किसी ने बताया भी नहीं। अधिक से अधिक हाँ साहब सारे इंसान एक हैं, सभी मानव हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन सभी भारतीय हैं ऐसा नहीं वो कर रहे थे। तो इन सबों ने हम सभी भारतीय हैं यानी इस अनुभव से, इस ज्ञान से, इस एहसास से हमेशा दूर रखा समूह ने। जो ये विघटनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, ये हमारे भारतीय भाई बहनों को इस एहसास से हमेशा साजिशन दूर रखा कि हम भारतीय हैं और हमको जो व्यवहार करना चाहिए वह एक भारतीय के रूप में करना चाहिए। इस तरह के एहसास से हमेशा इन ताकतों ने, माने भारतीय समाज विरोधी ताकतों ने, भारतीय समाज की विखंडनकारी ताकतों ने हमेशा दूर रखा। और आज और कुछ तबकों में बात करने जाइए तो अभी इस बात का एहसास वो मैंने दिलाना पड़ता है, और वो अब दूसरे को करें कि संविधान आप जानते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं उसका, और उसका
सम्मान करते कि नहीं करते। एक बात वो और भी कह रहे थे कि अनेकता में एकता। इन सबों ने जानबूझ करके इस तरह की एक मैंने एकता की परिभाषा दी है कि हमारी एकता उकता कुछ नहीं है, हमारी एकता जो अनेकता में एकता है। इसके विषय में कुछ बहुत पहले के एपिसोड में बताया गया था कि ये अनेकता में एकता जो है, एकता की जो असल अवधारणा और परिभाषा है उसके ठीक विपरीत है, सर्वथा इसके विरुद्ध है। यदि एकता में यदि अनेकता में एकता देखना होगा तो दुनिया भर के लोग अनेक हैं, उनमें भी एकता वो ढूंढ लीजिए, वो एकता मिलती है। और अनेकता में एकता का जो सबसे घिनौना माने उसका पहलू है कि हम जितने भी 135 करोड़ लोग हैं, हम लोग अनेक हैं। मतलब कि हम लोग 135 करोड़ की भांति जो है अनेक हैं, कोई किसी से वो नहीं है। और इनमें यदि कोई कॉमन चीज, कोई उभय पहलू आपको दिखाई पड़ता है, उसी को एकता मान लीजिए, वरना कोई एकता उकता नहीं है। इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता दल ये कहता है, और वो भारतीय जनता दल कभी भी कोई बात जो है अपनी ओर से नहीं कहता है। हमारे इस देश की महान विभूतियों ने, महान हस्तियों ने, हमारे महापुरुषों ने जो सिखाया, जो बताया है, उसी को कहा जा रहा है कि हमारी जो एक, चूंकि हम सभी भारतीय हैं, तो हमारी एकता जो है वो अनेकता में एकता जैसी नहीं है। हमारी एकता एक मुश्त है, वो मोनोलिथिक है, मानो ब्लॉक है, एक ही है। हमारी जो भारतीय एकता है वो एक ही है, हमारी भारतीयता की पहचान भी एक ही है। होता क्या है कि हमारे देश का जो भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है, कश्मीर से लेकर के मान उत्तर दक्षिण में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूरे पश्चिम में वो गुजरात के कच्छ से लेकर के मणिपुर का जो अंतिम स्टेशन है मोरेंग या मोरे, वहां तक फैला हुआ है। और ये प्रकृति का ये वो उसकी विशेषता होती है कि हर एक मतलब कि हर एक जो है वो 30-40 या 50 किलोमीटर पर जो है थोड़ी बोली का और खान पान पसंद का, पोशाक का फर्क पड़ जाता है। तो हमारे विस्तृत भारत के भूगोल में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में यही हमारी भारतीय एकता जो है विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलेगा, वह भी भारतीयता ही है। तमिलनाडु में जो देखने को मिलेगा वह भी भारतीयता ही है। जम्मू कश्मीर में जो दिखाई देगा वह भी भारतीयता ही है। तो हमारी जो भारतीयता है देश के विभिन्न भौगोलिक खंडों में, भौगोलिक परिस्थितियों में वह प्रकट होती है, मैनिफेस्ट होती है और रूप बदलती है, लेकिन है वह एक ही। इसलिए इसको जो है जो अनेकता में एकता की बात कह करके जो एकता को ही वो विखंडित करने वाली बात जो करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और इन सबों ने देश का बहुत नुकसान किया है। उसकी माने एकता की अवधारणा की जड़ ही, एकता की अवधारणा की जड़ ही इन सबों ने खोद डाली। सुनने में ये आया है कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के नेता बैठक करके, मीटिंग करके ये कह रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर पर ये खोज करो 10 मार्च के बाद और लोगों को बताओ
कि नेहरू क्या थे, गांधी क्या थे। भारतीय अवाम ताकत दल कहना कि बताने की क्या जरूरत है, सामने आइए। जितने भी जेएनपीसी के सिपह सालार हैं या उसके नेता हैं वो सामने आए, एक बार जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो जाए और देश जान ले। लेकिन उसके पहले एक सवाल उठता है कि इन नेहरू और गांधी के गद्दारियों के विषय में इन जेएनपीसी वालों ने छुपाया क्यों? सवाल यह है। उदाहरण के लिए इस कांग्रेस ने ही देश को बांटने वाला प्रस्ताव पास किया हुआ है अपनी 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 कार्य समिति के द्वारा और अपनी सामान्य सभा के द्वारा। ये कम से कम इतना ही तथ्य देश जान जाता तो इस देश का कल्याण हो जाता। लेकिन इस कांग्रेस ने, इस जेएनपीसी ने इसी तरह के तमाम जो जेएनपीसी के देश विरोधी जो इसकी यानी जो इसकी कारगुजारियां हैं उसको छुपा करके, और जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दी, सुभाष चंद्र बोस हैं और भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, अशफाकुल्लाह हैं, खुदीराम बोस हैं, इनकी कुर्बानियों को, शहादत को भी इन सबों ने दबाया। तो पहले इसका जवाब वो देना। और झूठ वाली बात, जब कांग्रेस ने ही जो देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो ये देश बांटने का इल्जाम वो कभी जिन्ना के ऊपर, कभी सावरकर के ऊपर, कभी आरएसएस के ऊपर क्यों करती रहती? तो ये सारी चीजों का जवाब उसको देना पड़ेगा। और ये जवाब क्या देगी? जो देश के साथ मैंने वो मतलब कि आज़ादी के नाम पर जो इस देश को तबाह किया, और उसके बाद जो है जो इसकी लूट रही है, देश के साथ गद्दारी रही है, देश को बांट करके उसको तार किया हुआ है, और हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों को नरक से भी, मैंने दोजख से भी बदतर वो जिंदगी दी है। और हर चीज में तिकड़म, और कोई मैंने अपने भारतीय शासन प्रशासन का कोई कोना नहीं छोड़ा है जिसको ये अपने मतलब के अनुसार, अपने हित के अनुसार, स्वार्थ के अनुसार उसको इस्तेमाल करते करते जो है इस देश के लिए और आवाम के लिए वो छोड़ा नहीं है। क्या बात करेगी ये? देश के लोग समझ जाए। उसमें देखिए विशेषता यह है कि एक तो 60-70 सालों तक ये शासन करके हर एक क्षेत्र को गंदा किया है। दूसरे जो दूसरा अभिशाप है कि भाई इनके सामने जो इनके छोटे मियाँ है बीजेपी के लोग, जो है इन्हीं के सारे पापों को ढक रहे हैं। ये देशवासियों के सामने बदनाम ना हो और बेनकाब ना हो, देश के खतरनाक दुश्मन के रूप में बेनकाब ना हो, इसकी साजिश कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। ये सबसे बड़ा अभिशाप है। अब इस बीजेपी से देश को तकलीफ ये हो रही है। अब तक तो ये था कि भाई इस जेएनपीसी वालों ने या वामपंथियों ने इतिहास लिखवाया, सारा जो देश के जितने देश के हित की बातों को दबाया, और उनकी सुविधा के अनुसार मैंने जो देश के गद्दार है उन्हीं का जो झूठा जो है वो अस्तित्व ज्ञान और महिमा मंडन करवाया। तो वामपंथियों ने इतिहास को पूरे यानी परिदृश्य को पर छा गए। तो वामपंथियों के इतिहास बोल करके ये मोदी के जमाने में एक नया गंध वो शुरू हो गया है। और वामपंथियों का इतिहास बोल के वो जो है वो माने वो क्या घर वापसी और जो है वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, इस तरह की गंदगी वो लाने की साजिश कर रहा है। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि इसके सामने जो और भी गंदगी है, जिनके दिमाग में वो इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं,
या कोई 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 जो है गजवा हिंद या दारुल इस्लाम की बात करते हैं, होंगे, अवश्य होंगे, लेकिन इन्हीं की देखा देखी में है, इन्हीं की प्रतिक्रिया स्वरूप है। इन सारी ताकतों को भारत की धरती से नष्ट में नाबूद करने की आवश्यकता है। लेकिन जब से मोदी महोदय शासन में आए हैं, तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का एक गिरोह जो है वो खड़ा हुआ है। और वो जो है, जितनी हमारी अवधारणा है कि और जो है वो देशभक्तों के विषय में, वो सारी, और खास करके कौन, जो हमारे इस्लाम आस्था से भी जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हीं को चुन चुन करके जो है गद्दार साबित करने में वो लगे हुए हैं। एक बार मैंने देखा था कि वो बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम बादशाह थे मुगल के, उनको गद्दार साबित करने के लिए कोई बीजेपी का पत्रकार वो लगा हुआ था। हम नाम क्या उसका बताएं। हमारे जो सुभाष चंद्र बोस है और जो उनकी आजाद हिंद फौज, अब तो ये चीजें स्पष्ट होने लगी हैं कि आजाद हिंद फौज के ही कारण, सुभाष चंद्र बोस के ही कारण अंग्रेज या अंग्रेजी सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुई। ये बात तो स्थापित होगी। अब कम से कम ये झूठ जो है वो इसका, यानी कांग्रेसियों के या जेएनपीसी वालों का ये झूठ ध्वस्त हो रहा है कि उनकी बदौलत जो ये चलाया था ना सिक्का कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये झूठ तो बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है। और अब ये धीरे धीरे लोग मानने लगे हैं, जानने भी लगे हैं कि अंग्रेज जो है भारत जो छोड़ने के लिए जो मजबूर हुए, सिर्फ जो है सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज के कारण। तो जब ये तथ्य लोगों के सामने आ रहा है कि भाई कि सुभाष चंद्र बोस और उनके आजाद हिंद फौज के ही कारण अंग्रेज जो है भारत छोड़ने को मजबूर हुए, तब ये जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वाला गिरोह, इस गिरोह में कुछ ऐसे तत्व हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, एक वो है, वो नीरज अत्री है, और ये अब ये स्वयं नहीं बोलते हैं, किसी को पकड़ के लाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो आप सभी को जानकर के आश्चर्य होगा कि ये नीरज अत्री जो है किसी को बुला करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जो आजाद हिंद फौज जिसकी बदौलत अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए, उसमें जिहादी वो एलिमेंट थे, उसमें जिहादी तत्व थे, और सुभाष चंद्र बोस जो है इन जिहादियों को पाल रहे थे। और तमाम इस तरह की बातें कर रहे थे कि वो लाला लाजपत राय जो है, वो पता नहीं जो सीआर दास जो है वो या चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु कहते हैं इतिहास में, तो उनको चिट्ठी लिखते थे कि भाई आप जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता क्यों कर रहे हैं, घर वापसी की बात करिए। अब सवाल है, देश को चाहिए, इस भारत को चाहिए कि सब लोग एक साथ कैसे रहें, सब लोग सम्मान के साथ कैसे रहें। इसमें जो एकता इस एकता को भंग करने वाली, इस एकता को तोड़ने वाली ताकतें कैसे पस्त हों, इसकी चिंता करने के बजाय ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जो गिरोह है, सिर्फ इसी बात पर जोर दे रहा है कि वो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़का रहा है। कि वो कभी बोलता है कि हथियार उठाओ या क्या बोलता है इस तरह से, और उनकी मेन इम्फेसिस जो है, जो मुख्य उनका बल रहता है घर वापसी का। घर वापसी से मतलब है कि जितने भी हमारे इस्लाम आस्था वाले हैं वो हिंदू बन जाए। चक्कर यह है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ महोदय, इनके माने सभी लोग जो है इस्लाम आस्था वाला हिंदू बन जाए या सभी हिंदू इस्लाम बन जाए,
पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ महोदय, समाधान इसमें नहीं है। हिंदू सनातन आस्था वाले, इस्लाम आस्था वाले जो हैं वो साथ में कैसे रहें, भारतीय और साथ में कैसे रहें, भारतीय बन के कैसे रहें, आवश्यकता इस बात की है। गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये सुन लो आप, जो ये खतरनाक खेल आप खेल रहे हैं, इसका अंजाम आपको वो जो है भुगतना पड़ेगा। घर वापसी क्या होता है भाई? ये वो किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण यदि वो इस्लाम पंथ में वो परिवर्तित हो गया तो उसको स्वयं की बुद्धि आएगी, ये या तो इस्लाम में ही रहेगा या वो परिवर्तित कर देगा। अब तुम अभियान वो चला रहे हो, तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं जा रहा है कि लाखों करोड़ों में जो है हमारे इसी देश के जो है भारतीय भाई बहन जो है क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा वो जो है ईसाई पंथ में जो है वो परिवर्तित हो गए। उस पर आपके गिगी क्यों मंद है? उसमें घर वापसी नहीं है। ये जो षड्यंत्र जो है, ये जो जेएनपीसी का जब भी शासन रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी ने सुनियोजित ढंग से प्लान्ड वे में बड़े पैमाने पर जो है वो अपने भारतीय भाई बहनों का ईसाई पंथ में जो है, ईसाई पंथ में वो परिवर्तन कराया है। तो इस पर जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह वो बिल्कुल खामोश है। वहां पर घर वापसी नहीं है। हमारा भारत राष्ट्र कैसे सुरक्षित हो, कैसे मजबूत रहे, कैसे समरसता है, भाईचारा है, इस पर नहीं बात करना, घर वापसी। इसी तरह की खुराफात है। अब तक तो ये जेएनपीसी के खुराफातों के कारण जो है देश विरोधी इसकी हरकतें जो है चारों ओर से अपने देश के दुश्मन चीन के आगे वो सरेंडर, पाकिस्तान के आगे सरेंडर, आतंकवादियों से मरवाना, तमाम। और जब तक इसका शासन रहा तो तमाम बम धमाके डेली करता। अब जब ये हटे हैं, तो जब ये आए हैं मोदी महोदय, तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दारों का गिरोह खड़ा हो गया। अब देश में मतलब कि भारतीय एकता को कितना खतरा हो गया है। अब और आप लोग देखते होंगे, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं कि छोटी सी बात पर, कोई छोटी बात पर, जैसे कि माचिस की तीली आप फेंक दीजिए वो पेट्रोल के किसी बर्तन पर या किसी भंडार पर, जैसे आग भड़कती है, तो छोटी सी बात पर, चाहे वो हिजाब वाली बात हो, चाहे ये बात हो, हमेशा देश को अस्थिर करने वाला। तो इस समस्या को दूर करने के बजाय, इस समस्या से को निपटने के बजाय, इसको दूर करने के बजाय इनको पड़ी है जो है वो घर वापसी की। तो ये कितने देश के खतरनाक दुश्मन हैं, ये हमारे सभी जो 135 करोड़ भारतीय भाई बहन इनको गौर से पहचाने हैं। और ये निश्चित है कि बीजेपी और मोदी जी के सहयोग ये हो रहा है। और कौन मोदी जी और बीजेपी जो कि कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। कितना राष्ट्र के खिलाफ गतिविधियां ये चला रहे हैं। जो जीएनपीसी को तो जो पाल रहे हैं अलग से, उसके पापों को जो धुल रहे हैं वो अलग से, उनके आगे जो घुटने टेक रहे हैं अलग से, और हर मौके पर इस देश को शर्मसार करते हैं वो अलग से। लेकिन जो इनके पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, जो घर वापसी की बात कर रहे हैं, तो जो क्रिश्चियन मिशनरी जो है जो कर ढा रही है पंजाब में और इलाकों में, उधर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये घर वापसी। इसके संबंध में भारतीय जनता दल का स्पष्ट करना है कि बेहतर है कि संविधान में धारा 25 से लेकर 28 बिल्कुल उसको समाप्त कर दिया जाए
और भारतीय जनता दल वो समाप्त करेगा। सभी जितने पंथ हैं, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी को, अपने अपने पंथ की विशेषताएं, अच्छाइयां वो नेट पर डाल दें। लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो भी जिस भी पंथ में रहना चाहेगा, बदलना चाहेगा, वो अपना करेगा। लेकिन सुनियोजित ढंग से जो है वो पंथ परिवर्तन कराना, इतने पैमाने पर प्रलोभन लालच दे करके, ये सब जो है वो बंद होना चाहिए। और उसमें ज्यादा रोल अदा करता है जो कि इनको मौलिक अधिकार मिल गया है, धारा 25 से लेकर 28 तक। तो 25 से 28 तक को भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा उसको स्क्रैप करेगा, और जो है उसको यदि हो सका तो समाज अधिकार में डाल देगा, लेकिन उसको खत्म करेगा। जो कि यानी एक पंथ परिवर्तन का एक जो है बहुत बड़ा रोग वो लगा हुआ है। और पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे गद्दारों को जो है वो ये मौका मिलता है कि जो है वो घर वापसी इत्यादि, लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या। हमारे देश के संविधान निर्माताओं के द्वारा ये थोड़ी सी चूक रह गई। अब किस दबाव में उन्होंने जो है वो प्रचार को, धार्मिक प्रचार को जो है मौलिक अधिकार वो बना दिया। अब उसका खामियाजा जो है यानी देश वो भुगत रहा है। धार्मिक प्रचार को मौलिक अधिकार में डाल करके क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो तन गई, छाती चौड़ा करके, और वो धड़ल्ले से कर रही हैं। और ये जेएनपीसी का जब भी शासन होता है वो करवाती है। तो अविलंब इस बात की आवश्यकता है कि संविधान में भारत के संविधान में संशोधन करके, एक तो वो जो लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये एक बहुत ही वो खतरनाक है। इसे उसके लिखने से ये लगता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। भारत का अपना कोई वो अस्तित्व नहीं है, बहुत ही गलत है वो। इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बहुत ही गलत है। उसी का तो दुरुपयोग किया इस गद्दार, उसी का दुरुपयोग इस गद्दार राहुल गांधी ने किया। तो भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट इस मामले में बहुत स्पष्ट है कि संविधान संशोधन करके वहां पर ये संशोधन लाया जाना चाहिए कि इंडिया में कुछ नहीं, सिर्फ भारत विथ स्टेट्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, एंड भारत अपने राज्यों जो कि उसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं के साथ, बस इतना ही। इसलिए कि अहमियत, वजूद, महत्व सिर्फ भारत का है, प्रांतों का नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो है जो ये पुष्पेंद्र कुलशेखर गिरोह है। और हमारे कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि दूसरे जो गिरोह हैं, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, जैसे कि ये पुष्पेंद्र कुलशेखर गिरोह घर वापसी के लिए हर जगह जो है। अब देखिए, भारतीय जनता दल इन दो गद्दारों को, देश के बहुत खतरनाक किस्म के गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इनकी गद्दारियों के विषय में अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को अवगत करा रहा है। तो इन दोनों को बचाने के लिए देखिए, ये जो बीजेपी का जो गैंग है, ये बीजेपी के जो शिव सालार हैं या पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोगों का जो कुनबा है, इन मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू को उनकी गद्दारियों के पाप से बचाने के लिए एक षड्यंत्र वो सब ये कर रहे हैं
कि हाँ ये सब गद्दार तो हैं, लेकिन वो गद्दार इसलिए हैं कि वो माने आज या दो तीन पीढ़ी पहले वो मुसलमान थे। जवाहरलाल जो जवाहरलाल नेहरू है, उसका जो बाप है, उसका जो पिता है मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू के पिता उसी पीढ़ी मतलब 2-3 पीढ़ी पीछे वो गयासुद्दीन करके क्या है मुसलमान। उसी प्रकार इसको भी जो मोहनदास करमचंद गांधी है, इसको भी साबित करेंगे मुसलमान। तो इनके तर्क मंशा ये है कि ये गद्दार तो हैं, वो गद्दार इसलिए हैं इसलिए कि मुसलमान है। इतनी घिनौनी जिसकी सोच होगी वह हमारे इस देश को क्या दे सकता है। हम नहीं कहते हैं कि अन्य जो है आस्था वाले जो तबके हैं हमारे इस तरह की घिनौनी सोच वाले नहीं है, वो हैं तो इन्हीं को देख करके हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी जो पैदा हुआ है, या उसका जो भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, या इसी तरह के और भी जो खतरनाक तत्व हैं, इन्हीं को देख करके असदुद्दीन ओवैसी की पूरी राजनीति इसी में चलती है कि वह हिंदू राष्ट्र के विरोध में। सवाल इस बात का है कि भाई यह देश, हमारा देश जो है वो भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है। असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ हो, जब भी वो उनको पासपोर्ट मिलता है, पासपोर्ट उस पासपोर्ट पर क्या लिखा रहता है? भारत गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक। लेकिन तब भी हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के विरोध में ये अपनी राजनीति वो चमका रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो ऐसे तत्वों को भारत की पावन धरती से समूल समाप्त करने की आवश्यकता है। जब तक ये समाप्त नहीं होंगे, आप आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल जानिए कि इस देश को चैन मिलेगा नहीं। भारतीय एकता तो स्थापित करनी है, लेकिन भारतीय एकता के रास्ते के बहुत खतरनाक जो है वो बाधाएं हैं या रोड़े हैं। नीरज अत्री, इसी नीरज अत्री नाम का एक है पत्रकार, कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, वो इसी जो पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ गिरोह का ही है वो। और कल मैं वीडियो देख रहा था करीब 1.25 घंटे का कि किसी को बुला करके, कौन था, सर्वेश तिवारी, उसको बुला करके ये सब बातें कर रहा था। बताइए आजाद हिंद फौज के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना लोग जानते हैं। और लोग ये भी मान रहे हैं कि उसी की बदौलत अंग्रेज यहाँ से भाग गए। उसमें खोट निकाल रहा था कि वो इसमें जिहादी तत्व। भारतीय जनता दल चुनौती देता है ऐसे देश के गद्दारों को कि वो सुभाष चंद्र बोस की सेना के निर्माण में, उसमें योगदान में, जो हमारे गुजरात के व्यापारी जो जिनका रंगून में व्यापार चल रहा था, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, यानी पांच अल्फाजों का उनका नाम थोड़ा सा लंबा नाम है, इसलिए लंबा नाम रहता है कि खास करके गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ, तो वो कई नाम उसमें जुड़ जाते हैं, तो उनके नाम लंबे यानी हो जाते हैं। तो 5 अल्फाजों का उनका नाम है मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के बनाने में 1941 में 1 करोड़ रुपया दिया था। प्रश्न, और वो 1 करोड़ जो है आज की तारीख में हजारों करोड़ से अधिक है। सवाल सिर्फ जो है, अच्छा, और उन्होंने अपना पूरा व्यापार को नष्ट करके, और इस पर हमारे नेताजी ने उनसे मरफानी जी से पूछा भी कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपका परिवार, आपकी जीविका, आपका व्यापार कैसे चलेगा। बहुत बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया कि नेताजी अब हमको व्यापार की क्या जरूरत है, हम भी आपकी इसी आजाद हिंद फौज में शामिल होते हैं। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी भावना,
का ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह के लोग नहीं करते। उनको मालूम है कि यदि इनका वर्णन होगा तो देश में एकता आएगी, हिंदू मुस्लिम में आपस में सद्भाव बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, एकता आएगी। और देश में भारतीय एकता इन गद्दारों को मंजूर नहीं है, इसीलिए। और उसमें जो भारतीय अधिकारी थे, जो सूरत के थे, गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी, तो वो भर्ती करवाए थे। सुभाष चंद्र बोस को भारत से बाहर निकालने में जिन देशभक्तों ने साथ दिया, वो अधिकांश जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ही थे। और उनका नाम था एक अकबर शाह, मोहम्मद शाह, और हालांकि वो और हमारे खुद नेताजी जो है वो जियाउद्दीन पठान बनकर के वो निकले थे। काफी लोगों ने किया था। इनके योगदान को ये जो है यानी ये सब नहीं कहेंगे। देश विभाजन के समय जो है वो खान अब्दुल गफार खान या सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान उनका भी नाम था। किस प्रकार से वो उस कार्य समिति जिसमें प्रस्ताव माने लाया गया था देश को बांटने का, रो पड़े थे बेचारे। उनका ये कहना था कि इस कांग्रेस ने हमको धोखा दिया, इसने हमको वो जो भेड़िए हैं पाकिस्तान वाले, उनके हवाले वो कर दिया। इसको सब नहीं कहते हैं तो कोई बात नहीं है सबका। जैसे कि ये आप सभी लोग नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ये ताकतें अपना रंग दिखा रहे हैं। कोई लंदन भाग जा रहा है, कोई इटली भाग जा रहा है, और थोड़ा सा जम के इस्तेमाल करते हैं नोटा का। तो ये जो ये योगी बाबा भी भाग जाएंगे अपना वो हरि कीर्तन करने के लिए ऋषिकेश या वो हिमालय की कंदराओं में। उसी प्रकार भारतीयता के आधार पर जब आप एक होंगे तो सारी जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे जीएनपीसी वाली हैं, वामदल वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, सबका सफाया हो जाएगा। और इनका सफाया होना जरूरी है, देश के सुकून के लिए आवश्यक है। ये मोदी महोदय सिपासाला ये कहते हैं कि हम तो हाईवे बना रहे हैं, हम अच्छे जो है वो रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, कोचेज, ये सब व्यर्थ है आपका। एक हाथ से आप विकास देते हैं और दूसरे हाथ से आप जो है वो नफरत बेच रहे हैं। आप वह जो है इस मुल्क को मंजूर नहीं, देखिए हमारे इस्लाम आस्था की कुछ कुरीतियां जरूर हैं। इसको बहुत बेबाकी से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन भी स्वीकार करें और हमारा पूरा देश भी स्वीकार। उन कुरीतियों को दूर करने की आवश्यकता है और ये पूरा समाज हमारा देश के लिए वो चमक जाएगा। और इस मुद्दे पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कई बार बात भी हो चुकी है, खास करके बकरीद जैसे मौकों पर जो पशु बलि है, यह जो है इस देश को मंजूर नहीं है। उसका कोई वैकल्पिक जो है वो ढूंढना पड़ेगा। उसी प्रकार एक हलाला की जो प्रैक्टिस है तो वो बिल्कुल अमानवीय है। और जो काफिर शब्द इसमें पड़ा हुआ है कि जो लोग इस्लाम को नहीं माने तो वो काफिर कहे जाएंगे। इस तरह की 2-3 चीजें को शुद्ध कर लें, ये चमक जाएगा। हमारे भारतीय परिवेश के अनुकूल वो बिल्कुल हो जाएगा वो। और भी चीजें हैं, हालांकि मेरा विचार वहां तक नहीं पहुंचता होगा। तो कुरीत को दूर करना हर एक समाज का फर्ज होता है।
जो 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 कुरी जो है वो ऑब्सोलेट हो जाए, मतलब ऑब्सोलेट मतलब कि मैंने जिसका जिसकी जिसकी उपयोगिता बंद हो जाए, उसको उसको दूर करने की आवश्यकता है। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से तमाम जो है सबकी तरह जो है देश के लिए मर मिटना, आज़ादी की जंग हुआ और हर एक क्षेत्रों में। लेकिन दुर्दशा इस बात की है कि सबसे बड़ी दुर्दशा है कि वो झूठ और अफवाह का बहुत ज्यादा वो शिकार है। और सबसे ज्यादा शिकार इस मामले में है कि जितनी देश विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी, समाजवादी, टीएमसी, इसके समर्थक मिलते हैं वहां पर। ये सबसे बड़ा जो है वो दुर्भाग्य है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सबसे बड़ा वो दुर्भाग्य है कि वो झूठ और अफवाह का सबसे पहले वो शिकार भी होते हैं। और देश विरोधी ताकतों, खास करके जीएनपीसी, माने गांधी नेहरू परिवार चालना चौकड़ी कांग्रेस, जिसे लोग जो है वो कांग्रेस कहते हैं, टीएमसी के समर्थक मिलते हैं तमाम, इसे जो है समाजवादियों के समर्थक मिलते हैं, आरजेडी के समर्थक मिलते हैं। तो ये रोना है। तो खैर कोई बात नहीं है, भारतीय जनता दल उनको इस दलदल से निकालने के लिए भारतीयता का संबल या सहारा दे रहा है कि आप अपने को सिर्फ भारतीय मानिए और भारतीयता के आधार पर अपना वो सोच, एहसास वो विकसित करिए और पूरे देश के साथ, पूरे देशवासियों के साथ एकता भारतीयता के आधार पर ये करिए। देखिए, नहीं सभी समस्याओं का समाधान यहीं से बनेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ये चुनाव है 4 चरणों का उत्तर प्रदेश में और जो है मणिपुर में, भारतीयता के आधार पर एक होइए और नोटा दबाइए डट करके, जम करके, और ताकि ये ताकतें जो है जो 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 जो, जो, जो कि भागना शुरू की है, बिल्कुल अंतिम रूप से भागी जाए, वापस न लौट पाए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।